हेलो दोस्तों, जीएस वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएस साइंस सीरीज में हम लोग फिजिक्स का वीडियो कवर कर रहे हैं और फिजिक्स का लगभग सभी वीडियो कवर हो चुके हैं और आज ये सेकेंड लास्ट वीडियो है और इसके बाद हम लोग एक मिसलेनियस वीडियो देखेंगे और फिजिक्स हम लोगों का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग जब शुरू से देख रहे होंगे तो आपको एहसास हो गया होगा अब तक कि जो भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा पर आधारित है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। इसके बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे और उसमें भी इसी तरह से जो है परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को लिया जाएगा। फिजिक्स का आज आधुनिक भौतिकी से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं कई बार परीक्षाओं में। हीरा की संरचना किस प्रकार की होती है? चतुष्फलकीय। जबकि ग्रेफाइट का जो संरचना होती है वो षटफलकीय होती है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय जबकि ग्रेफाइट की षटफलकीय होती है। अगला, हीरा का अपरूप कैसा होता है? हीरा का अपरूप रवादार होता है जबकि ग्रेफाइट का अपरूप बेरवादार होता है। दोनों में अंतर है, हीरा का रवादार जबकि ग्रेफाइट का बेरवादार होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। ये तो 20 बार से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। ये हीरा किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप किसी भी एग्जाम का ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, बिहार एसएससी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए या फिर बिहार दरोगा का प्रश्न उठा के देख लीजिए, इसको कई बार रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन को। हीरा किस कारण से चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया गया था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में रिपीट हुए हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर है आपका आइंस्टीन। ऑप्शन बी, आइंस्टीन। E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? आइंस्टीन ने। और E=mc² क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्यता है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। द्रव्यमान और ऊर्जा परस्पर संबंधित होते हैं। ये किसने बताया था? आइंस्टीन ने। द्रव्यमान और ऊर्जा क्या है? दोनों आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था। द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध किसने स्थापित किया था? आइंस्टीन ने। किस वर्ष? 1905 में। जिसे क्या कहा जाता है? सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसे कहते हैं? इसको अच्छे से समझिए। सापेक्षता का सिद्धांत द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच के संबंध को सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, जिसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने वर्ष 1905 ईस्वी में किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्या थे? सैद्धांतिक भौतिकवाद थे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक सैद्धांतिक भौतिकवाद थे। अगला प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। यह भी प्रश्न बिहार एसएससी में पूछा गया है। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन बी सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या होता है? जब कोई उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर, कोई धातु है, इसके पृष्ठ पर जो है कोई उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर ही आइंस्टीन ने प्रकाश के कण गुणों को सिद्ध किया था। कौन से गुण को? कण गुण के। प्रकाश के कण गुण को किसने सिद्ध किया था? आइंस्टीन ने। और किस आधार पे? प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित है? निम्न में ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित है? इसका सही आंसर है आपका आधार। ऑप्शन बी, आधार। आधार जो है ट्रांजिस्टर का अल्पतम अपमिश्रित होता है। ट्रांजिस्टर का आधार भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है।
ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति होती है। ट्रांजिस्टर क्या है? एक अर्धचालक है जो एक चालक और कुचालक की तरह व्यवहार कर सकती है। ट्रांजिस्टर एक चालक की तरह भी व्यवहार कर सकती है और कुचालक की तरह भी व्यवहार कर सकती है। ट्रांजिस्टर क्या है? अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक सतहें होती है। ट्रांजिस्टर में कितने अर्धचालक सतहें होती हैं? 3। और कौन कौन होती हैं वो तीनों? देख लीजिए, उत्सर्जक होता है, आधार होता है और संग्राहक होता है। हम लोगों ने अभी प्रश्न इसी से देखा था, आधार से संबंधित प्रश्न था कि ट्रांजिस्टर का आधार भाग क्या है? अल्पतम अपमिश्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन ए सही है आपका, इंटीग्रेटेड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए रेलवे में भी 8 से 10 बार रिपीट हुए। इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। किस चीज़ का? सिलिकॉन का। कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी में चिप का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी में चिप का प्रयोग होता है। कंप्यूटर के चौथे पीढ़ी में प्रोसेसर तथा 5वीं पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसर का प्रयोग होता है। तीसरी पीढ़ी में चिप, चौथी पीढ़ी में प्रोसेसर और 5वीं पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसर का प्रयोग होता है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। विश्व में कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को, जबकि विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ओमीय चालक है। निम्नलिखित में से ओमीय चालक कौन है? कॉन्स्टेंटन। ऑप्शन डी सही है आपका, ओमीय चालक कॉन्स्टेंटन है। जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमियो प्रतिरोधक तथा उनके प्रतिरोध को ओमियो प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमियो प्रतिरोधक तथा उनके प्रतिरोध को ओमियो प्रतिरोध कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गाउस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गाउस होता है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ए, कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को कौन शोषित करता है? कैडमियम करता है। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी में परमाणु अभिक्रिया को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए मंदक का प्रयोग होता है। किसका? मंदक का। नाभिकीय रिएक्टर को सामान्य रूप से संचालित करने के लिए मंदक का प्रयोग। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में वारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर प्रश्न हम लोग अभी तक भारी जल का देख रहे थे और यही लगभग पूछा जाता है, लेकिन कहीं कहीं ग्रेफाइट और बेरिलियम दे करके फंसाया जाता है। ये आपका बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न है और तीनों ऑप्शन था और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी था। तो इस सब चीज़ें को जो है बारीकी से देखिए कि भारी जल का प्रयोग तो होता ही है मंदक के रूप में, लेकिन ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारी जल सबसे अच्छा मंदक है। ये तीनों में से आपका जो है भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम में से जो है भारी जल आपका सबसे अच्छा मंदक है, इसीलिए ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा यूज भी भारी जल का ही किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉन को कैडमियम एवं बोरॉन के छड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है। अभी हम लोगों ने प्रश्न में देखा था कि नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो ये कैडमियम का, लेकिन यहाँ दो चीज़ दिया हुआ है, कैडमियम और बोरॉन छड़। तो बोरॉन का भी ऑप्शन कभी कभी दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है जिसका दो आंसर होता है, इसको बारीकी से और ध्यान से देखें। तो कैडमियम का तो प्रयोग होता ही है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए और बोरॉन के छड़ का भी प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना होता है। कैडमियम एवं बोरॉन के छड़ जो है न्यूट्रॉन की गति को मंद करता है। न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य है। न्यूट्रॉनों की लोड को कम करना नाभिकीय रिएक्टर में किसका कार्य है? मॉडरेटर का। अगला प्रश्न है,
न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है? न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है आपका डी, यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। न्यूक्लियर पावर स्टेशन से ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन का उपयोग होता है। किसके रूप में? ट्रिगर के रूप में। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में न्यूट्रॉन का उपयोग होता है, जबकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या हेतु आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। किसको? आइंस्टीन को। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर देखिए कंफ्यूजन का ये रहता है, कहीं कहीं आइंस्टीन भी ऑप्शन में रहेगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? रुडोल्फ हर्ट्ज भी रहेगा, आइंस्टीन भी रहेगा। तो इसके खोज जो किए थे वो हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज किए थे, लेकिन आइंस्टीन जो है इसके क्वांटम सिद्धांत के आधार पर व्याख्या किए थे आइंस्टीन, इसीलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। अगला प्रश्न है, मिलिकन के आवेश ज्ञात करने की विधि निम्न में से किस नियम का उपयोग होता है? मिलिकन के आवेश ज्ञात करने की विधि में किस नियम का उपयोग होता है? इसका सही आंसर है आपका स्टोक का नियम। किसका नियम? स्टोक का नियम। मिलिकन के आवेश ज्ञात करने की विधि में स्टोक के नियम का उपयोग होता है। मिलिकन के आवेश ज्ञात करने की विधि में स्टोक के नियम का उपयोग होता है। मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग विधि द्वारा सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया था। मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग विधि द्वारा सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 पर इनवर्स 9 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 × 10 पर -9 कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणात्मक कण है। अब हम लोग देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, एकदम एग्जाम बेस्ड लिए गए हैं, जो परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणें की। वेधन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? गामा किरणों की। गामा किरणें लगभग 30 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को आर पार निकल जाती है। गामा किरणें की वेधन क्षमता इतनी होती है कि लगभग 30 मिलीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को आर पार कर जाती है। कार्बन माइक्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलती है। कार्बन माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि तरंग को विद्युत संकेत में बदलती है। रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं किसमें? शीशा में। सभी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस में परिवर्तित हो जाते हैं? शीशा में। अस्थायी नाभिक में परिवर्तित होते हैं, इसे ही नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए इसको, अस्थायी नाभिक जब अस्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, इसे भी नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनते हैं तब अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यह क्या कहलाती है? यह नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से 2 छोटे नाभिक बनती, कोई मान के चलिए भारी नाभिक है और ये जब टूट करके 2 नाभिक बन जाते हैं और इसमें से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो इसे ही क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। एक्स किरणें का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणें का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरण की खोज रोएंटजन ने किया था। किसने किया था?
रोएंटजन यह आवेशहीन एवं द्रव्यमानहीन किरण है। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोएंटजन ने। एक्स किरण एक आवेशहीन एवं द्रव्यमानहीन किरण है। एक्स किरण का निर्माण किया जाता है कूलीज नली में। एक्स किरण का निर्माण कैसे किया जाता है? कूलीज नली में। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट तथा सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट तथा सिल्वर ब्रोमाइड का। सनग्लासेस में उपयोग होता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सन ग्लासेस में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा जो है कराया जाता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? AgL सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृत्रिम वर्षा बोटिंग इंक में प्रयोग किया जाता है। जो वोट देने जाते हैं तो उसमें जो इंक होता है वो बोटिंग इंक में कौन सा प्रयोग किया जाता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। बोटिंग इंक में किसका प्रयोग होता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जो आपका उंगली पे वो स्याही लगाया जाता है उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। डायनामाइट बनाने में उपयोग किया जाता है। डायनामाइट बनाने में क्या प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन द्रव्य का। डायनामाइट बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन द्रव्य का। देखिए इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वही प्रश्न लिए गए हैं जो पूछे जाने की संभावना है या पूछे गए हैं। फालतू प्रश्न इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। अगला है भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा और बुलंदशहर। नरौरा कहाँ है? 4 भूकंपीय पेटी और बुलंदशहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न आपका हूबहू जो है SSC में पूछे गए हैं। नरौरा जो है इस तरह से प्रश्न था कि भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? नरौरा। अगला है पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? एनरिको फर्मी ने 1942 ईस्वी में। पहले परमाणु रिएक्टर का निर्माण किसने किया था? एनरिको फर्मी ने 1942 ईस्वी में। अगला मेसान की खोज किसने की थी? मेसान की खोज किसने की थी? हिडेकी युकावा ने। मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की थी। मांस उत्पादों तथा फलों व सब्जियों के संरक्षण में, मांस उत्पादों में, फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने में, अधिक उपज देने वाली बीजों के विकास में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में किसका उपयोग किया जाता है? देख लीजिए इसमें एक प्रश्न में आपका लगभग 10 प्रश्न, 8 से 10 प्रश्न है। मांस उत्पादों में तथा फलों व सब्जियों के संरक्षण में, कैंसर के उपचार में, भूमिगत पाइपों के रिसाव का पता लगाने में, अधिक उपज देने वाले बीजों का विकास करने में, खाद्यान्नों के विकिरण प्रसंस्करण में किसका उपयोग किया जाता है? रेडियो सक्रिय तत्वों का। इस सभी में जो है रेडियो सक्रिय तत्वों का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो इसको कॉपी पर लिख लें और कॉपी पर लिख करके 1-2 बार देख लें तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अगला है वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने की थी। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हॉर्न एवं फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने की थी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर है। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेन टी सीवॉर्ग के द्वारा। ट्रांस यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेन टी सीवॉर्ग के द्वारा। रेडियोधर्मी क्षय क्या है? रेडियोधर्मी क्षय नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। रेडियोधर्मी क्षय नाभिकीय पदार्थों का नैसर्गिक क्षय है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? CD एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन ने। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? इसका कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। तारों में अक्षय ऊर्जा होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित हो जाना। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडार है? प्लूटोनियम का। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है?
प्लूटोनियम का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे होंगे इस प्रश्न का कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कितनी बार पूछे गए हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? ये तीनों कण उत्सर्जित करते हैं, अल्फा, बीटा एवं गामा। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा एवं गामा तीनों किरण को उत्सर्जित करते हैं। अगला है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर का प्रयोग विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग विद्युत धारा के वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग होता है। अतिचालक का प्रतिरोध कितना होता है? अतिचालक का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। अतिचालक जब ज़्यादा उसमें चालक होगा तो प्रतिरोध नहीं के बराबर ही होगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न किया जाता है? तंतु को गर्म करके। तंतु को गर्म करेंगे तो नली में जो है श्वेत प्रकाश उत्सर्जित हो जाएगा। विभव क्या निर्धारित करता है? विभव जो है आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विभव क्या निर्धारित करता है? आवेश प्रवाह की दिशा को। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र का। संधारित्र। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? संधारित्र। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम। मानव शरीर में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? 10⁻6 ओम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है? कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वो क्या है? द्रवित सोडियम है। शीतलक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? द्रवित सोडियम का। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। और पोखरण से ही जो है 1998 में एक बार में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? पोखरण में जो नाभिकीय परीक्षण 1974 में हुआ था उसका आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या है? प्लूटोनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है कलपक्कम, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? कलपक्कम में। और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कलपक्कम प्रसिद्ध है। कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। कलपक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। हाइड्रोजन बम को विकसित किसने किया था? एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम को विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया से ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। सोलर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से। परमाणु रिएक्टर, आणविक भट्टी, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इलाहाबाद में है। आज का आपका प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
हमने इसको पढ़ाया है। अगर आप बारीकी से वीडियो देख रहे होंगे तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।